आसरा जी हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। पर उसके पहले दो चीज़ें। आज 98वां दिन है और आज राहुल जी के साथ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी चले। 10 किलोमीटर चले राहुल जी के साथ और काफ़ी लंबी बातचीत हुई दोनों के बीच में अर्थव्यवस्था के बारे में, और जो आर्थिक स्थिति है आज, मौजूदा आर्थिक स्थिति, उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जीएसटी को लेकर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कैसे बढ़ाया जाए, निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, डॉलर और रुपये के बीच में जो वैल्यू है वो क्या दर्शाता है, और क्या आर्थिक स्थिति इतना मजबूत है जितना कि वित्त मंत्री दावा करती है सांसद में, उसको लेकर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और दोपहर को आज 2 बजे राहुल जी ट्रेड यूनियन से मिल रहे हैं, अलग अलग ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। और आज शाम को दोतासरा जी आपको लोकेशन बता देंगे, एक कॉर्नर मीटिंग होगा। आज नहीं है, कल है, पगड़ी में है कल। अच्छा, कल वो जानकारी आपको दे देंगे। पर मैं अभी मुख्यमंत्री जी को गुजारिश करूंगा, दोतासरा जी पहले और उसके बाद में मुख्यमंत्री। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जयराम रमेश साहब, हमारे विभाग शास्त्री जी, यादव जी, स्वर्णिम जी, चौधरी जी, तमाम मीडिया के बंधुओं, आप सब देख रहे हैं किस तरीके से जब से भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया है, राहुल गांधी जी के साथ हजारों की संख्या में सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम को 6:30 बजे तक, जब उस दिन की यात्रा का समापन नहीं हो जाता तब तक किस तरीके से लोग बाग चल रहे हैं, कितना उत्साह है, उनके प्रति जो प्यार, लगाव, जो अपनापन और जो आशा राहुल जी से उनको है। इसलिए लोग बीच बीच में आते हैं, राहुल जी जब समय मिलता है उनको बुलाते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो मैं तकरीबन साथ ही रहता हूं, 2-4 कदम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले दिन से राहुल जी के साथ में पैदल यात्रा में चल रहा हूं। एक ही बात कहते हैं कि हमें रोजगार के नाम पे ठगा गया, हमें किसान की आमदनी दुगुनी करने के नाम पे ठगा गया, हमें महंगाई कम करने के नाम पे ठगा गया, हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पे ठगा गया, और मन की बात करते करते हमारा मन मार दिया। हमने सोचा था मोदी जी काम की बात करेंगे, लेकिन 8 साल से ज्यादा हो गए उन्होंने कभी काम की बात नहीं की। केवल और केवल विदेशी भ्रमण, विचित्र वेशभूषा और लोकतंत्र को कमजोर करके, तानाशाही सरकार चला करके अपनी मर्जी से सबको डराने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी, आप ये यात्रा ठीक कर रहे हैं, आपके उद्देश्य व्यापक हैं। आप इस देश में प्यार बांटने चले हैं, इस देश को मजबूत करने चले हैं, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चल रहे हैं। इस देश में जो भाइयों को बांट करके नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसको लोगों के दिलों में प्यार पैदा करने के लिए चल रहे हैं। और आपके परिवार का, आपकी पार्टी का जो समर्पण है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, वो युगों युगों तक याद रहेगा। उनकी समस्याएं भी होती हैं, हमारी सरकार से भी उनकी काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद देकर के यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। काफ़ी लोग ऐसे भी मिलते हैं
जो हमारी सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की बड़ाई भी करते हैं। ओपीएस के लिए जुनून, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा, किसानों के कर्जे माफ से खुशी, नेशनलाइज बैंकों के लिए जरूर मांग करते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से किसानों के जीरो बिल आना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें, कॉलेजें खोलना, ये सब बातें भी राहुल जी को बताते हैं। राहुल जी और सुझाव पूछते हैं कि आप कैसी हमारी सरकार चाहते हो, कैसी गवर्नेंस चाहते हो, तो उसके बारे में भी सुझाव आते रहते हैं और हम लोगों को और मुख्यमंत्री जी को वो निर्देश देते भी रहते हैं। कल जैसे बात आई थी सवाई माधोपुर में कि साहब उर्दू के पद बढ़ाइए, भर्ती ज़्यादा कीजिए, तो मैंने शाम को ही राहुल गांधी जी के निर्देश के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और मैं बताना चाहता हूं खुशी के साथ में कि जहां 70 साल में 450 पद थर्ड लैंग्वेज के कक्षा 6 से 8 में होते थे, उनको पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने 1000 करने का वादा किया था। उसके ऑर्डर भी निकल गए और अभी जो भर्ती हो रही है तो पहले जो रिक्तियां होती हैं उसके अनुपात में जितनी अन्य विषयों की रिक्तियों को भरा जाता है उसी अनुपात में होता है। लेकिन जब कल राहुल गांधी जी का निर्देश हुआ कि आप देखिए जितनी ज्यादा वैकेंसी निकाल सकते हैं इन लोगों की निकालिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और मैं समझता हूं कि जब 2-5 दिन में जब विज्ञप्ति आएगी तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से उनके निर्देश के बाद में सरकार और ज्यादा इसमें ये जो भर्ती हो रही है रीट की उसमें L2 में होगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसे समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और प्यार के साथ दिल को दिल से मिला करके जिस प्रकार से वो प्यार बांट रहे हैं बुजुर्गों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, तो ऐतिहासिक है। ये हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इस प्रकार से गांधी आजादी के समय आजादी दिलाने के लिए खड़ा हुआ था और अब एक गांधी, राहुल गांधी, इस देश में प्यार बांटने के लिए देश के लोगों की समस्याओं को सुन करके उनकी समस्या को अपनी समस्या मान करके उसकी आवाज बन करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निकला है और हम सब साथ में कंधे से कंधा मिला करके निकले हैं। आप सब लोग मीडिया के बंधु भी साथ दे रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे बोलने का अच्छा मौका दिया, इसके लिए जयराम रमेश साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री। नमस्कार, थैंक यू। स्वागत है आप सबका। आप सबको इस बात के लिए भी शुक्रिया कि आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए जैसे राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है उसी प्रकार पत्रकारों का कारवां चल पड़ा है। किस प्रकार से आप लोग ट्रक में बैठ कर के हम सबको सेव कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष आभारी हूँ। और ये सामरिक सरोकार है जो आपको निभाना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी भी था, जिसको आप निभा भी रहे हो। बाकी जो बातें अध्यक्ष जी ने कही है, राजस्थान सरकार ने जो मॉडल तैयार किया है राजस्थान में, मोदी जी का मॉडल क्या था, वो तो चुनाव जीतना अलग बात है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मॉडल कुछ मॉडल था ही नहीं, वो मोदी जी की मार्केटिंग थी। और हमारा जो मॉडल है, मैं आप सबको आग्रह करूंगा जिसमें आपकी रुचि हो, आप मुझसे मिलिएगा अलग से। मैं आपको पूरी तरह जो फैसले हमने किए 4 साल में, वो फैसले ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हैं। अधिकांश फैसले हमारे हैं। आपको
उसमें आर्टिकल लिखना हो, आपको उसको समझना हो, तो मैं समझता हूँ ये भी सामाजिक सरोकार होगा और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने सबके सहयोग से ऐसे फैसले किए जो खाली मैं अभी लिस्ट पढ़ के सुनाऊंगा आपको, डिटेल में नहीं जाऊँगा। डिटेल में तभी जाऊँगा तब आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। और भी है इसके अलावा भी, पर जो कहने का मतलब है कि एक के बाद एक अच्छे फैसले हुए हैं और पूरे देश में कई फैसलों की चर्चा भी है, जिसमें चिरंजीवी योजना भी आती है, इंदिरा गांधी रसोई योजना भी आती है, 8 रुपये में भोजन, 17 रुपये सरकार देती है हर थाली पर, सब्सिडी दे रही है। और इंदिरा रोजगार योजना भी आती है, नरेगा के पैटर्न पर 100 दिन की गारंटी की योजना। उड़ान भी आती है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, कि हर महिला को 12 नैपकिन प्रति माह सरकार दे रही है। 500 से 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पर गांव में घूंघट में महिलाएं जो तड़पती है, तकलीफ आती है, इन्फेक्शन होते हैं माहवारी में, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो मन में समझ जाती है कि बार बार इन्फेक्शन, बार बार कई मांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते, फिर उसका इलाज करवाओ। कई जो है कैंसर हो जाते हैं, कई बीमारी ऐसी होती है जो कि भुगतना पड़ता है। तो ये बातें संकोच में लोग बोलते नहीं हैं। मैं आह्वान करता हूँ प्रदेशवासियों को भी, आप सबको, संकोच छोड़ो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। हमारी बहनें माताएं जो है वो क्यों भुगते, ये तो प्रकृति की देन है। तो उसमें हम लोगों को अब टाइम बदल गया है। एक पत्रकार मित्र ने मुझे कहा आप में से ही, साहब अब तो संकोच नहीं। मेरी बेटी मुझे कहती है, पापा जब आप आओ घर पे तो मेरे लिए नैपकिन लेके आना। कहने का मतलब कि टाइम बदल गया है, उसमें हमें भी उस रूप में बात करना है। इंग्लिश स्कूल की बात करी गई, ये इतना बड़ा प्रयोग है। मैं खुद बचपन में अंग्रेजी खिलाफ था, आंदोलन करते थे। दक्षिण में हिंदी के खिलाफ, उत्तर में अंदर अंग्रेजी खिलाफ। मैं भी कह अंग्रेजी क्या काम आई। अब जब मैं सुनता हूँ जनरल रमेश जी को तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं क्यों नहीं इंग्लिश में बात करता हूँ, क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जो बच्चे आज, राजीव गांधी का जो सपना था 21वीं सेंचुरी का, लोग समझ नहीं पाए कि ये कंप्यूटर ये बात करता है, ये कंप्यूटर क्या काम आ गए, नौकरी चली जाएगी बच्चों की। लोग बैलगाड़ी में बैठ के आए थे लोकसभा के अंदर, कि मतलब देखिए ये प्रधानमंत्री कंप्यूटर ला रहा है, तो बैलगाड़ी में बैठ के इसलिए आए कि देखिए बेरोजगारी पैदा होगी, बेरोजगारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि सब जो टाइपिस्ट है घर बैठ जाएंगे। अब कोई बैठा गया टाइपिस्ट घर, अब सारे कंप्यूटर सीख गए। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हमारे यहाँ हज़ारों लगे हुए हैं हर गांव के अंदर, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो उनकी सोच थी आज सत्ता में, वो जरूर है, उनकी सोच कभी प्रगतिशील नहीं रही है, प्रोग्रेसिव नहीं रही है। वो रिएक्शनरी लोग रहे हैं। बीजेपी जनसंघ वाले रिएक्शनरी रहे हैं, प्रो अमेरिकन रहे वो ये लोग थे। ये तो ठीक है, समय के साथ साथ में धर्म के नाम पे सत्ता में आ गए हैं। धर्म के नाम पर सत्ता माना एक अलग बात है, पर लोकतंत्र के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के यही चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। उसमें नॉन वायलेंस भी आता है, सबको समान अधिकार भी आता है। एक एक शब्द की व्याख्या वो करते कई बार मीटिंगों के अंदर, इतनी जानकारी वो रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि देश चलता है संविधान पर, और लोकतंत्र उसका एक बहुत बड़ा उसका भावना है, भाव है, उसी में चलना चाहिए। तब हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे और गरीब आदमी का मान सम्मान रहेगा। क्यों गरीब आदमी के जाके पैरों का हाथ लगाना पड़ता हम लोगों को, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री, एमएलए, एमपी कोई हो। आशीर्वाद देना भाई आप मेरे, चुनाव आ गया, ये जो कहते हैं उससे उसका सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा तो आप सोचो क्या होगा। लोग कहते हैं कि 2024 के बाद में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। यू जस्ट इमेजिन, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग 2024 के बाद में चुनाव करवाएंगे नहीं करवाएंगे मोदी जी, ये मैं बहुत
मैं तो उन बात आपको कह रहा हूँ, ऐसा अगर माहौल भी है, हो सके तो चुनाव होते रहेंगे बाद में भी, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। लोकतंत्र आधारित देश चलता है, 75 साल से चलता रहेगा। उसी से मोदी जी का मान सम्मान दुनिया के मुल्क में होता है। मैंने कहा एक मीटिंग के अंदर मोदी जी उपस्थिति के अंदर, मोदी जी आप जब दुनिया में जाते हो आपका सम्मान क्यों होता है? गांधी के देश के आप आए हो, जाए हो, वहाँ 70 साल लोकतंत्र कायम है, इसलिए आपका सम्मान होता है। तो कहने का मतलब कि जो माहौल बन गया देश के तनाव का, हिंसा का, बहुत खतरनाक माहौल है। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा चल पड़ी, महंगाई को लेके और बेरोजगारी को लेके, सब इशू को लेके। हमने भी जो ये स्कीम लाए, चिरंजीवी योजना, ये महंगाई के वक्त में ये स्कीमें वरदान साबित हो रही है लोगों के लिए। चाहे वो आपका उड़ान हो, इंदिरा रसोई हो, शहरी रोजगार योजना हो इंदिरा गांधी जी के नाम से, किसानों के कर्ज माफ, किसानों कर्ज माफ तो हमने की ही है, पर किसानों के जो हमने 1000 रुपये प्रति माह दे रहे सम्मान पेंशन, उससे 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है। उपभोक्ताओं में हमने 50 यूनिट समाप्त की है, फ्री कर दिए, 50 यूनिट ऑनली अभी, और साथ में 150-300 यूनिट तक रेट कम कर दिए। उससे आप देखिएगा 42 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया है राजस्थान के अंदर। तो ये क्यों है? महंगाई के वक्त में बहुत बड़ी राहत उनको भी है। इस प्रकार से हमने, आप देखिएगा पर्यटन जो है, पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है। पर्यटन को राजस्थान में उद्योग का दर्जा मिल गया अब, और मुझे कहते घर है 85 में जब मैं मंत्री था केंद्र में, पर्यटन मंत्री था और सिविल एविएशन था मेरे पास, तब मैं मांग किया करता था कि राज्यों में टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दो। और आज आप कल्पना करें 35 साल हो गए होंगे, आज मेरी कलम से राजस्थान के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। ये जान आप और हमसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर जो है, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर्स, उनका कल्याण हो गया है। एक एक होटल को 15-20 लाख का फायदा प्रति माह हुआ है। कोरोना के बाद में जो हमने छूट दी है, तो राजस्थान में टूरिज्म की संभावना बहुत बढ़ गई अब आगे। और टूरिज्म पे आप जानते हो कि जो रेवेन्यू होती है, कई मुल्कों की तो इकोनॉमी पूरी टूरिज्म पे चलती है। रमेश जी मेरा ख्याल है मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान वो सरकार बन गई है जहाँ पर टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। ये हो गया। MSME की सरकार बनते ही हमने एक्ट बना दिया है असेंबली के अंदर। पहले 3 साल, हमने 5 साल कर दिए। 5 साल तक छोटे उद्योगों को, माइक्रो मीडियम वालों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम कन्वर्जन ज़मीनों के हों, बिजली का कनेक्ट लेना हो, बैंक को लोन लेना हो, सतही मिलेगा उनको, सरकार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमने असेंबली में बिल पास भी कर दिया, इसका भी कर दिया, बिल पास कर दिया। अभी हमने सुविधा कर्मी जो लगे हुए हर राज्य के अंदर, इशू बना हुआ बड़ा, 1,10,000 सुविधा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बना दिए हमने कि 5 साल से जो काम करेगा उसको परमानेंट कर देंगे। क्योंकि उसमें आरक्षण का प्रावधान होता है। जहाँ आरक्षण प्रावधान नहीं किया हुआ है वो ज़िंदगी में कभी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने ये रास्ता निकाला जिससे कि अब हम उनको जैसे जैसे जगह खाली होगी हम परमानेंट करते जाएंगे। उस प्रोसेस को पूरा करके, SC ST OBC का आरक्षण है, उस प्रोसेस को पूरा करके वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट होना उनके लिए तो ज़िंदगी, आप समझते तो क्या स्थिति बनती है आप जानते हो। अनुपति योजना वाले बच्चे मिले थे राहुल जी से, अभी 15,000 बच्चों को हम दिला रहे हैं। हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं 15,000 बच्चों को फ्री। 1 लाख 1.5 लाख लगती फीस उनकी सालाना, सब सरकार भर रही है। 40,000 रुपये हॉस्टल का खाना पीने का सरकार दे रही है उनको। सारे बच्चों ने बताया राहुल जी को किस प्रकार से हमें इस योजना का फायदा मिला है। कोरोना के अंदर जो काम किया हमने, उनके जहाँ कैजुअलिटी हुई है, उनके पत्नी को, उनके बच्चे जो अनाथ हो गए उनको
1 लाख रुपए एक मुश्त, 5 लाख का FDR और 2,500 रुपये प्रति माह। किसी राज्य में नहीं होगा जो हमने पैकेज दिया उन लोगों को। कोई पत्नी को भी इस प्रकार का पैकेज दिया है। 6 लाख बच्चे राजस्थान में जो अनाथ हो गए हैं, 6 लाख बच्चे, उनको 2,500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं कि वो अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहे, या कोई दूर का रिश्तेदार भी है वहाँ भी रहे, तो उनको ये पैकेज मिलेगा जिससे कि वो परिवार जो उससे बाहर नहीं पड़े और बच्चे का लालन पालन ढंग से हो सके। उनको ये फील नहीं हो मैं अनाथ हूँ इसलिए मेरा कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कदम हमने उठाए हैं। और इस पिछली बार मैंने किसानों के लिए समर्पित बजट, हाँ पिछली बार बजट राजस्थान का किसानों के लिए अलग आया था, पेश हुआ था। इस बार मैंने आह्वान कर रखा है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और बच्चों के लिए। उसकी थीम जो बजट की होगी वो उस पर हावी रहेगी बजट पर। और मैंने ऑलरेडी युवाओं का आह्वान कर रखा है, विज्ञापन दिया। मुझे खुशी है कि 70,000 लोगों ने, राजस्थान वासियों ने सुझाव ऑनलाइन भेज दिए हम लोगों को, तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कैसे उनको हम उसका जो सारांश है उनको काम ले सकें। इस प्रकार मैंने कहा आपको कि सरकार ने कोई कमी रखी नहीं। और लास्ट में जो ERCP है, राहुल गांधी जी जो बोले हैं कल रात को, परसों रात को ERCP पे, प्रधानमंत्री जी का वादा किया हुआ बैकआउट सरकार हो रही है भारत सरकार। 2 बार उन्होंने खुद ने एक्सप्लेन किया पूरी योजना को, अजमेर में और जयपुर में। वसुंधरा राजे की योजना बनाई गई, हमारी योजना नहीं बनाई गई, उस वक्त में बनाई गई थी। हमारा कर्तव्य की सरकार बदल गई तो वसुंधरा जी ने हमारे साथ अन्याय किया था। रिफाइनरी जो सोनिया गांधी जी ने, वीरप्पा मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया था 55 के अंदर, उन्होंने 5 साल लटकाए रखा और बंद कर दिया। कीमत बढ़ गई है 40,000 करोड़ से 70,000 करोड़ बढ़ गई कीमत, बताइए आप रिफाइनरी की। ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, सरकार बदलती हम लोग, पिछली सरकार ने किया इसलिए हमें श्रेय नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बंद कर दो, हम ये काम नहीं करते। इसीलिए मैंने वसुंधरा योजना को काम रखा, चालू रखा है। वो योजना करीब 40,000 करोड़ की है। वो भी योजना, वो हमारा काम जारी है। मिस्टर शेखावत जो राजस्थान के मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, उनको हमने बार बार कहा कि आप काहे के राजस्थान के मंत्री हो भाई, पानी के मंत्री, आप एक योजना को 25 MP राजस्थान में BJP के हैं, 25 क्या एक योजना को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सकते हो? प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ है। हमने पूरे मीडिया को, इनमें आप मेरे कई लोग बैठे हैं, हमने पूरा मीडिया में दिखाया उनकी वॉइस को, और नहीं वॉइस को नहीं, उनके रिकॉर्डिंग को दिखाया है क्या सब काम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अजमेर में, जयपुर में चुनाव के वक्त में 13 जिलों के नाम ले रहे हैं, सकारात्मक हम फैसला करेंगे। और हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने प्रस्ताव भेजा है, सब बोले वो। अब सरकार 16 योजनाएं, परियोजनाएं देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना है। एक परियोजना राजस्थान की जो है 13 जिले के पीने के पानी का संकट है, सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर होगी। ये काम ऐसे होते हैं जो उनका योजना है, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इंतजार नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार टाइम लगता है सरकार के अंदर। तो मैंने 9,500 करोड़ रुपये प्रोविजन कर दिया योजना के लिए। तो वहाँ से लेटर आता कि आप बंद कर दीजिए। मैंने कहा आप होते कौन है कहने वाले बंद करने की बात? राज्य का विषय है पानी का, आप कैसे मना कर सकते हो? आप पैसा नहीं दोगे तो हम पूरी करेंगे इसको, टाइम ज़्यादा लगेगा इसका, और इसका कीमत बढ़ जाएगी, रिफाइनरी बढ़ी, पर पानी तो मिले लोगों को कम से कम। जयपुर भी उसमें आता है, अजमेर भी आता है, अलवर भी आता है, दौसा भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, पूरा आपका क्षेत्र आता है, और आप उसको टोंक भी आता है। आप बताइए मुझे, ये जो भारत सरकार की अप्रोच है, कल मंत्री जी ने कोई प्रेस वालों से बातचीत करी है, जैसे राहुल गांधी बोले यहाँ पर, वो घबरा गए कि जो जिले यात्रा में हैं वो सब जिले वही हैं जो परियोजना वाले ERCP जिले हैं। घबरा गए, कल फिर कन्फ्यूजन पैदा किया है। हम तैयार हैं 90% देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना। इसको आपको 75% का फॉर्मूला जो पहले से बोलते आ रहे हैं वो 1 साल से, उसको वापस रिपीट किया। इसका मतलब है कि वो फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो योजना लागू नहीं करेंगी, खाली वो, क्योंकि 13 जिलों में यात्रा चल रही है
उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एक इशू नहीं बने हमारे खिलाफ में, मंत्री जी ने और एक तुला छोड़ दिया है कि 75% कैपेसिटी की बात करो 7 के अंदर, जो कि संभव नहीं हो पा रही है, उनको मालूम है। ERCP का मुद्दा इतना बड़ा है, ये पूरे 13 जिले में साफ हो जाएंगे लोग चुनाव के अंदर भी। प्रधानमंत्री जी 55 आने लगे थे वापस, तो मैंने विरोध किया उस वक्त में, भाई आप 5 साल तो योजना बंद रखी है, अब आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि मंत्र पढ़े जा चुके हैं, एक बार मंत्र 2 बार नहीं पढ़े जाते हैं। मैंने कहा वीरप्पा मोदी जी ने, सोनिया गांधी जी ने सबने मंत्र पढ़ दी वहां पर। तो क्या किया मालूम आपको? नई तरकीब निकाली, शिलान्यास की बजाय लिख दिया कार्य के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री आएंगे। मतलब 5 साल तक तो काम बंद पड़ा, अब शुभारंभ अब हो रहा है, इस प्रकार से प्रधानमंत्री वहाँ आए। तो ये नौबत फिर कहीं आएगी, मैं उनको आग्रह करूँगा, ये हमारा कोई ये सवाल तो पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसको कृपा करके ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो और 90-10 का फॉर्मूला लागू करो। इस प्रकार और भी कई बातें हैं, मैं आपको खाली इतना कहना चाहूँगा कि कृपा करके। अब मैं जो आपको बार बार कह रहा था, यूनिवर्सल हेल्थ, राइट टू हेल्थ का एक्ट हमने प्रस्तुत कर दिया है असेंबली के अंदर, ऑलरेडी प्रस्तुत हो चुका है, एक्ट बन रहा है। उसमें प्राइवेट सेक्टर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने कहा इनकी बात सुननी चाहिए। हमारी सोच ये रहती है कि जो स्टेक होल्डर है उनकी बात भी सुन रहे हम लोग, तो हमने थोड़ा उसको सेलेक्ट कमेटी भेज दिया। अब वापस असेंबली आ रही है, वापस उसको हम टेकअप करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि अब ज़माना बदल गया है, सबको कम से कम हर इंसान को इतना महंगा इलाज है, घर बेचना पड़ता है, गहने बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं, कर्जा हो जाता है इलाज का, 1 लाख 2 लाख तो मामूली बात, 3 लाख। हमारे यहाँ संस्कारक माँ बाप बीमार पड़ते हैं, बचेंगे नहीं डॉक्टर कह रहा है, तो भी हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्च कर देंगे कि नहीं मेरे माँ बाप बचने चाहिए। ये हमारे संस्कार है हिंदुस्तान के अंदर। वो कर्जा लेगा, मकान बेचेगा अपना। अब हमने फ्री कर दिया सब इलाज, पूरा फ्री। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है 10 लाख का बीमा, और 10 लाख के अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है, जो मैं बार बार बोलता हूँ समझाने के लिए, जिससे कि गरीब आदमी तक बात पहुँचे, मेरी आवाज़ हर घर में पहुँचे राजस्थान के अंदर। ये मैं चाहता हूँ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोकलियर ट्रांसप्लांट सब फ्री है। 15 लाख लगेगा, पैकेज अलग बना दिया उसके लिए। सरकारी अस्पताल में पूरा फ्री हो जाएगा। प्राइवेट में जाओगे तो ही आपको, 15 लाख 18 लाख का जो पैकेज वो मिलेगा आपको, वहाँ भी मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये है, इतनी बड़ी योजना साथ में लिंक कर दिया, 5 लाख का बीमा कर दिया, मृत्यु होने पर कोई डूब जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो इसी योजना का पार्ट है, सीएनजी योजना का पार्ट है। देश में नहीं, दुनिया में कहीं ऐसी स्कीम नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को, मीडिया को गर्व होना चाहिए, इतनी शानदार योजना की शुरुआत राजस्थान से हो रही। अब हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, हमारे जो 5 प्रोग्राम हैं ऐसे, उनको आप पूरे देश में लागू करवाओ। और एक और पॉइंट लास्ट में, पेंशन के लिए आपको आश्चर्य होगा, पेंशन 200 रुपये केंद्र सरकार देती है और कैप लगाती है कि राजस्थान में, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम 1 करोड़ लोगों को देते हैं पेंशन, मान लो, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, तो 15 लाख को 20 लाख को तक मिलेगी आपको, 200 रुपये देंगे हम आपको राज्य में 15 लाख या 20 लाख जो भी कैप है वो देंगे हम आपको, सिर्फ 200 रुपये देंगे, बाकी आप दो। और कैप के साथ में ये भी नहीं कि पूरा 1 करोड़ लोगों को हम ही 200 रुपये देंगे। और कई सालों से, 15-20 साल से होगा मेरे ख्याल से, मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 24 साल पहले, तब भी 200 रुपये थे। तो मेरा कहने का मतलब अब टाइम बदल गया, आप पॉलिसी बनाओ पूरे कंट्री में बुजुर्गों के लिए, जिसमें लेबर भी आता है, मजदूर भी, जो बेचारा काम करता है, जब सही साथ देना बंद कर देता बुढ़ापे के अंदर, बाद में काम नहीं कर सकता वो भी उसमें आएगा। विधवाएं आएगी, निःसज्जन आएंगे, तमाम लोगों को भारत सरकार को चाहिए
पूरे देश में पॉलिसी बने एक सी, कम से कम 2000, 3000, 5000 जो भी देशों को एक पॉलिसी के अंतर्गत फैसला करें, जिससे कि आदमी अभी 500 रुपये में देते हैं, 750 देते हैं, 80 साल का हो तो 1500 देते हैं। ये सिस्टम सोशल सिक्योरिटी के दुनिया के मुल्कों में है। वहाँ हर परिवार को वीकली पैसा मिलता है आराम ज़िंदगी जीने के लिए। हमने कहा था कोरोना में कोई भूखा नहीं सोए, और मुझे घर एक प्रदेशवासी ने उस बात को निभाया, आपस में किसी को नहीं भूखा सोने दिया। अभी आपने सुना होगा जो मेरे वर्ड के भूखा नहीं सोए वही वर्ड काम लिए सुप्रीम कोर्ट ने काम लिए परसों या 5-7 दिन पहले। कोई भूखा नहीं सोए, ये भारत सरकार को कहा है ये व्यवस्था करो। तो आप बता दीजिए मुझे भूखा नहीं सोए तो कैसे भूखा नहीं सोएगा, जब उसके हर परिवार को पेंशन मिलेगी। वीकली मत दो, फोर्टनाइटली दो या मंथली दे दो हमारी तरह, पर एक पॉलिसी भारत सरकार की बननी चाहिए। आदमी इंसान कम से कम भूखा तो नहीं सोए, मिनिमम मतलब हो, और वो कुछ दो नहीं दो अलग बात है। 2 जून की खाना तो खा सके कम से कम आदमी। तो ये जो क्रांतिकारी फैसले करे भारत सरकार, तब जाके देश के लोगों को लगेगा भारत सरकार ने फैसला किया। जी मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया अशोक जी। आप सवाल कीजिएगा अशोक जी से, पर उसके पहले मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। पहले तो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम नॉन बीजेपी सरकारों के खिलाफ भेदभाव नहीं करते हैं, और जब कोई कांग्रेस की सरकार या कोई रीजनल पार्टी की सरकार अच्छे प्रस्ताव भेजते हैं केंद्र सरकार को, उस पर हम गंभीर विचार करते हैं और उसको स्वीकृति देते हैं। ये बार बार प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है। पर मैं समझता हूँ पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक मिसाल है जहाँ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है राजस्थान के खिलाफ। मैं खुद गवाह हूँ, पार्लियामेंट में 2-3 बार हमारे राज्यसभा में राजस्थान के सांसद नीरज डांगी जी ने इसको उठाया है। जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान से हैं वो इस पर चुप रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। पर ये बात जो अभी मुख्यमंत्री ने कही कि 13 ज़िलों के लिए जो ये फ़ायदेमंद होगा, और जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद जयपुर और अजमेर में वादा किया था कि इसको हम इस परियोजना को आगे ले चलेंगे और केंद्र सरकार को इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा, जिसका माने ये होता है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो 4 साल से लंबित है, और एक ना एक कारण के वजह से केंद्र सरकार ने इसको अनुमति नहीं दी है, राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया है। तो ये एक मिसाल है कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो कभी सच नहीं होता। जो दावा करते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं नॉन बीजेपी सरकारों के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत प्रचार करते हैं। दूसरी बात जो अभी अशोक जी ने कहा, और मैंने पहले भी कहा है, मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि राजस्थान में 90% आबादी चिरंजीवी से कवर हुआ है। ये और किसी राज्य में नहीं है। अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु में, केरला में जैसे राज्य हैं, कर्नाटक में मुश्किल से 40% कवरेज होता है। आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की योजना है जीवन बीमा के लिए, वो सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित है। पर राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना है वो सभी परिवारों के लिए लागू होता है। और दूसरी बड़ी बात है चिरंजीवी के बारे में मैं आपको कह दूं, लोग भूल जाते हैं कि ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए लागू होता है। जो केंद्र सरकार की ओर से बीमाएं चलाई जाती हैं, स्वास्थ्य बीमा परियोजनाएं, वो सिर्फ इन पेशेंट के लिए होता है, आउट पेशेंट के लिए नहीं होता। तो राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना न केवल सभी परिवारों के लिए है, पर इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए है, आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए है। और इसलिए 90% आबादी को ये जो बात कर रहे हैं आप दिमाग में रखें, जो ओपीडी आईपीडी है जो भर्ती होते हैं उनका आपको जान के खुशी होगी, आप मेरे कुछ लोगों को मालूम भी होगा, भर्ती होने के 5 दिन पहले से शुरू होती है वो, क्योंकि घर में बीमार पड़ा हुआ है, 2-3 दिन बाद में आगे भर्ती हुआ है।
और जब वो ठीक हो के जाता छुट्टी होती है, 15 दिन बाद तक इलाज का खर्चे सरकार देती है चिरंजीवी योजना के अंदर। इतना माइन्यूटली हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो ये इसलिए ये मैं समझता हूँ, राजस्थान जब बार बार गुजरात मॉडल की बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम की परिभाषा ही बदल दी है। पीएम माने प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम माने पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। तो पैकेजिंग करते हैं और जो मार्केटिंग करते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं, उसमें वो बहुत माहिर है। असली बात तो ये है कि अलग अलग राज्यों में जो काम किए गए हैं वो गुजरात सरकार से भी बहुत अधिक प्रभावशाली हुए हैं और जनता के लिए फ़ायदेमंद हुआ है। अभी आपको सवाल करना है तो मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हैं, वो आपका सवाल का जवाब देंगे। राजस्थान की जो सरकार है सर पानी राजस्थान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से करप्शन के अगेंस्ट है, लेकिन सवाई माधोपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो सवाई माधोपुर के नगर परिषद जो चेयरमैन है वो एसीबी द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो गए। 1 महीने से वो जेल में है। राजस्थान सरकार ने अब तक क्यों नहीं सस्पेंड नहीं किया? किस बात का वेट कर रही है राजस्थान सरकार? मैं इसको दिखवाता हूँ। ये तो अगर मान लीजिए ट्रैप हुए हैं, अभी एग्जाम में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में जितने छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, रोज आप लोग छापते हो, ये तो आप मानोगे कि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल शायद ही किसी राज्य में इतने छापे पड़ रहे होंगे, पकड़े जाते हैं। उल्टा हमें कहते हैं देखिए इतना करप्शन इसलिए पकड़े जा रहे हैं। नहीं पकड़े जाए तब तो कोई बात नहीं, पकड़े जा रहे हैं रोज़ के रोज़, आप लोग छापते हो रोज़ 1 न्यूज़ 2 न्यूज़, तो इसका मतलब प्रोएक्टिव हो के हम उसको अंकुश लगा रहे हैं। ये भी तो तारीफ करनी चाहिए लोगों को। लोग उसका इंटरप्रिटेशन उल्टा करने लग जाते हैं, वो समझना चाहिए। वो अपने में पानी दिखवा दूंगा। मैं उसको दिखवाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम, जानकारी आपने सुझाव दिया, आपको किसी ने ब्रीफ किया होगा, मुझे लिख के दे दीजिए आप अभी मीटिंग इसमें पीसी के बाद में, मैं उसको दिखवा देता हूँ। ओके, हाँ जी। देखिए मेरी बात सुनो, वो जो इतना बड़ा फैसला हुआ है उस पर हमें मालूम है कुछ कमियां हैं। इतना बड़ा फैसला हुआ, कोई कमियां भी है। कमी मतलब लोगों की मांग है। हम तो 10 साल से पहले से काम कर रहे हैं, हमारा अनुभव है क्या होगा ये है, हमें मालूम है। पर हम वो काम करना चाहते हैं जिससे कोई कोर्ट में नहीं जाने की स्थिति बने और इन सबका भविष्य उज्जवल रहे, इसलिए हम लोग थोड़ा देख रहे हैं उसको, पर हमारी जानकारी में है। सवाई माधोपुर और टोंक से होकर के बनास नदी निकलती है। आज के 5-7 साल पहले यहाँ पे एक बजरी की ट्रॉली 2000 से 2500 की मिलती थी। आज ये बजरी की ट्रॉली घर बनाने के लिए कोई लेके जाता है तो 15 से लेकर 18,000 रुपए की ट्रॉली मिलती है। तो एक तो इसके अंदर जो माफिया है वो बेलगाम हो गए, अपराध भी बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? आखिरकार आम आदमी अपना काम करे तो कैसे 18,000 की ट्रॉली? आपकी बात बहुत गंभीर है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जितनी देरी हुई है उतना बर्बादी हुई हमारे साथ में, राजस्थान के साथ में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा था बजरी को, उसके कारण हर गांव में जब बजरी निकलती है वहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा 2000-3000 का 15-20 तक भी हो गया, ज़्यादा भी हो गया था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है तो अब हमने जो वापस जो ठेकेदारों को दिया, रेगुलर जो ठेकेदार थे पहले वाले, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, परंतु करप्शन बढ़ा उससे। पहले आप जो बता रहे हो जो करप्ट नहीं थे वो करप्ट हो गए उसके अंदर। उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता विभागों का, आप जानते हो। जो करप्ट नहीं थे वो तो आराम से करप्शन मिल गया उनको सामने, तो मुझे मालूम है। अब हमने अंकुश लगाया, फिर भी तकलीफ है क्योंकि इतना बड़ा काम है, लोग एक बार हैबिट पड़ गई। पर इलीगल माइनिंग को रोकने का हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसी से काबू में आएंगे जो आप कह रहे हो। ओके, हाँ गोवर्धन।
मैंने कहा ना आपको, ये तो हमने 9,500 करोड़ रुपये इसलिए रखा है, अगर वो इसको घोषित नहीं कर रहे राष्ट्रीय परियोजना तब भी हम इसको बंद नहीं करेंगे। सुनिए, इसलिए हमने 9,500 करोड़ रुपये रखा इसके अंदर प्रोविजन, और उन्होंने लिख के भेजा अभी आप इसको बंद कर दीजिए, तो हमने कहा बंद हम नहीं करेंगे। हमने पब्लिकली कहा है कि इसको बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि पानी जो है स्टेट का विषय है, इसलिए आप निश्चिंत रहो, हम इसको आगे रखें जारी, दबाव बनाए रखेंगे भारत सरकार पर, आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए इसको। आज जो मंत्री जी बोले हैं कल रात को मीडिया को, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, मैंने पता किया जयपुर से रात को ही, ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया कि हम ये शर्तें मान ले स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम कर सकते हैं, तो हम दे सकते हैं। ये कन्फ्यूजन पैदा करे, गुमराह करने का तरीका उनका। उनको चाहिए कि जो पहले प्रस्ताव था मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है पहले 2005 के अंदर, उसके आधार पर फैसला करे, इफ एंड बट नहीं लगाए। सर मेरा एक सवाल है सीएम साहब से, रणथंभौर यहाँ की आपने जैसा बताया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया, रणथंभौर यहाँ की नहीं राजस्थान की जान है, राजस्थान में जितने भी टाइगर है रणथंभौर की बदौलत है, और खासकर प्रियंका जी और राहुल जी की तो फेवरेट जगह है। मेरा निवेदन ये है कि रणथंभौर के अंदर टूरिज्म का जो फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा है, परंतु केंद्र सरकार की राज्य सरकार की फाउंडेशन की वजह से 10 ही रूट खुले हुए हैं और व्हीकल लिमिट है। हजारों पर्यटक यहाँ पे आने के बाद भी जंगल घूमने नहीं जा पाते हैं। वो यहाँ पे आते तो हैं जंगल घूमने, टाइगर देखने, पर वो जंगल जा ही नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए आपकी सरकार के पास वन विभाग ने एक प्रस्ताव भेज रखा है कि और नए रूट खोले जाएं, 10 ही पर रोका नहीं जाए। तो इस बारे में पिछली सरकार में भी आपके नहीं हुआ, वसुंधरा सरकार में भी नहीं हुआ, इस सरकार में भी नहीं हुआ। आखिरकार ये बढ़ावा क्यों नहीं मिल पा रहा पर्यटन को? कुछ तो कारण होगा। आप भी मुझे लगते हो एक्सपर्ट, आप भी प्रियंका जी और राहुल जी की तरह वन प्रेमी दिखते हो, तो इसलिए आप निश्चिंत रहो, आपने सुझाव दिया, मैं और दिखवाता हूँ उसको। हो गए, थैंक यू। थैंक यू। गोवर्धन बताइए, गोवर्धन बोलो। ये गोवर्धन बड़े अच्छा बोलो बड़े मिशीवियस आदमी। भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भारत जोड़ो योजना के बारे में, वो अलग से प्रोग्राम, उसमें मैं इतना कहना चाहूँगा 4 साल सेलिब्रेट करेगी सरकार, बहुत शालीनता के साथ में, सादगी के साथ में अपनी बात को पब्लिक तक पहुँचाने का अभियान चलाएगी। स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, पब्लिक के अंदर हम कोई शान शौकत से पैसा नहीं खर्च करेंगे, आराम से सादगी के साथ में, गरिमा के साथ में 7 दिन के प्रोग्राम चलेंगे राजस्थान में, और आप देखेंगे अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शनी लग रही है, एक जयपुर में लग रही है, एक सिकंदरा में लग रही है। जहाँ यात्रा निकलेगी तो जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के यात्री हैं, राज्य स्तर के, वो भी उसका लाभ उठाएंगे। जो हजारों लोग चल रहे हैं उनके लिए भी सिकंदर रास्ते में आएगा, वहाँ पर प्रदर्शनी लगेगी, उसको देखने का अवसर मिलेगा हमारी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं।